ढोलकपुर गांव में रवि नाम का एक समझदार और होशियार लड़का रहता था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा था। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। रवि को उम्मीद थी कि उसे माँ का प्यार मिलेगा उसके पिता की दूसरी शादी के बाद, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसे यह बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि जो उसकी माँ थी, सौतेली माँ, वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पिता की दूसरी शादी के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। आज घर में पहली बार सुमित्रा की एंट्री होती है। वह बहुत मीठे शब्द बोलती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच है। यह सब रवि सामने से देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। इतने में सुमित्रा उसे देखती है और बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहती है, रवि, आओ मेरे पास। दूर क्यों खड़े हो? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, मुझे भी अपनी माँ समझना। मैं तुम्हारी सौतेली माँ भले ही हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ समझना। बहुत ही प्यार से वो ये शब्दों को रवि से कहती है। वह भागा भागा अपने कमरे में जाता है और अकेले में बड़बड़ाता है, क्या सच में जो नीचे बात बोली जा रही थी वो सच है? क्या मुझे भी फिर से माँ बोलने का मौका मिलेगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बार मैं फिर से नीचे होके आता हूँ। वह एक बार फिर से नीचे अपनी सौतेली माँ से पूछने जाता है और वह फिर प्यार से कहती है, हाँ बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझना। मैं कोई भी बात तुमसे झूठ नहीं बोल रही। अपनी माँ मुझे समझना। फिर एक दिन रात को रवि हमेशा की तरह अपनी किताबों में उलझा हुआ था। वह रात के समय पढ़ाई किया करता था और आज भी वह पढ़ रहा था। तभी अचानक वहाँ सुमित्रा का बेटा अजय आता है और कहता है, अरे गधे, तू क्या करेगा पढ़ लिख कर? तू नौकर बनने के लिए पढ़ाई कर। किताबों में कुछ नहीं रखा। तू बस मेरी सेवा कर कर बहुत आगे जाएगा। मेरी बात मान, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। जैसा मैं कहूँ वैसा करा कर। यही तेरे लिए अच्छा होगा और इसी में तेरी भलाई है। देख अजय, ये मेरी पढ़ाई का समय है। मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर और मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मुझे ज्ञान देने से अच्छा मेरे साथ बैठ और कुछ पढ़ ले। क्या पता तेरी बुद्धि का भी विकास हो जाए। दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। इससे बढ़िया तो मेरे साथ आके पढ़ ले। तेरी बुद्धि में भी कुछ ज्ञान जाएगा। इतने में सुमित्रा चिल्लाते हुए आती है और रवि से कहती है, बड़ों से ऐसे बात करता है, तमीज़ नहीं है। चल कल से खेतों में काम किया कर। अपनी माँ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह रोता रोता अपनी दादी के पास पहुंचा। दादी माँ, ये लोग बहुत बुरे हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और मैं कल कितना खुश था कि नई माँ आई है, पर लेकिन उन्होंने मुझे ही डांटा और अजय को कुछ नहीं कहा। दादी माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मुझे ही सब डांटने में लगे रहते हैं और मुझे ही पढ़ने नहीं देते। दादी माँ, बताओ मैं क्या करूँ दादी माँ? उदास मत हो रवि बेटा, यह सच्चाई तो एक दिन सामने आनी ही थी। तुम्हारी सौतेली माँ की नज़र तुम्हारे पिता की जायदाद पे थी बेटा। अगर माँ को मुझसे इतनी ही नफरत थी तो उन्होंने इस घर में कदम ही क्यों रखा? क्या माँ सिर्फ दौलत के लिए यहाँ आई हैं? वह कहता है, दादी, अगर माँ की नज़र केवल में हमारे जायदाद पे थी तो उनकी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूँगा और उनको अब मैं इस घर में ज़्यादा और नहीं टिकने दूँगा। अब देखना एक दिन। और इधर सुमित्रा रामनाथ यानी कि रवि के पिता के कान भरने शुरू कर देती है और कहती है कि क्यों ना हम रवि को कहीं बाहर पढ़ने भेज दें। अब वो बड़ा हो गया है, उसको हमें किसी रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए। वह अजय को बहुत परेशान करता है। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? वह मेरा बड़ा बेटा है और मैं उसे किसी और के यहाँ कैसे भेज सकता हूँ? वह फिर जोर देकर कहती है, मुझे डर लगता है वह किसी दिन मेरे अजय को मार ना दे।
क्योंकि वह हमेशा उसे गुस्से भरी आंखों से देखता है। मेरा ये डर कभी असलियत में बदल गया तो क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। यह सब सुनकर रामनाथ सोच में पड़ जाता है कि वह अपने बड़े बेटे को कैसे किसी और के यहाँ भेज सकता है, और अभी कुछ ही समय उसको नई शादी किए हुआ है। वह सोच में पड़ा रहता है। और इधर रवि नए नए प्लान बनाता है और शंकर काका के साथ मिलकर अपनी माँ की सच्चाई को बाहर लाने की सोचता है। अगले दिन ही वह इस काम में लग जाता है। अगले दिन सुमित्रा गुप्ता जी से कुछ बात कर रही थी। वही बात रवि और शंकर काका पीछे से सुन लेते हैं। वह शायद उसकी अगली चाल थी और इसी बात को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि सुमित्रा को पता नहीं होती। अगले दिन घर आकर रवि और शंकर काका ये प्लान बनाते हैं कि कैसे इस बात को सबके सामने रखा जाए और सुमित्रा का पर्दाफाश किया जाए। शंकर काका रवि से इशारों में कुछ कहते हैं और ये बात रवि भी समझ जाता है। अब देखते हैं आगे। अगले दिन मुखिया जी घर पर आए हुए होते हैं। शंकर काका इशारों में बोलते हैं, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है सुमित्रा की सच्चाई बाहर लाने का। और वे बोल पड़ते हैं, रामनाथ, जिसे तू अपनी बीवी बनाकर घर में लाया है, ये तेरे घर को बर्बाद करने वाली औरत है। तू मेरी बात को समझ। तू जिसे अपनी बीवी कह रहा है, ये बीवी नहीं है। इसकी सच्चाई सुनेगा तो तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और अगर मेरी बातों पे तुझे यकीन नहीं होता तो तू ये रिकॉर्डिंग सुन ले जो हम लेकर आए हैं। शायद इसके बाद तेरी आंखें खुल जाए। इतना कहकर शंकर काका वह रिकॉर्डिंग निकालकर सुनाने लगता है। उस रिकॉर्डिंग में सुमित्रा गुप्ता जी से कहती है, अगर रवि इस घर से चला गया तो सारी जायदाद मेरे नाम होगी। वही मेरे रास्ते का कीड़ा है जिसे मुझे जल्द ही हटाना है। यह बात वह गुप्ता जी से कह रही थी। रामनाथ के सामने सुमित्रा की सच्चाई आ जाती है। यह सब मुखिया जी की आंखों के सामने होता है और वह उसे घर से बेघर कर देता है। इस तरह रवि और शंकर का प्लान सक्सेसफुल होता है। अगले दिन थैला उठाकर सुमित्रा और अजय अपने घर को चल देते हैं। रामनाथ उनको घर से निकाल देता है।